परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। निकाय चुनाव में भी ये प्रिंसिपल लागू होगा, हर एक जगह लागू होगा। आप देखिए ना, आपके यहाँ एक मिनट, आपके यहाँ भी शायद दो तीन बाई इलेक्शन आए थे, नतीजे बहुत पक्ष के नहीं आए और हम जीत सकते थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये हमसे कहते रहे कि ये सीट दिक्कत में पड़ जाएगी। हमने कहा पढ़ने दो, कोई बात नहीं, नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। कुछ इसी लाइन पर बीजेपी निकाय चुनाव में आगे बढ़ती दिख रही है। निकाय चुनाव में बीजेपी के महापौर उम्मीदवारों की लिस्ट में न परिवारवाद को जगह मिली, न ही किसी भाई भतीजावाद को। एमपी निकाय चुनाव में मेयर कैंडिडेट्स की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। बीजेपी ने नए चेहरों के साथ पेशेवर लोगों को प्राथमिकता दी है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी ने निगम कमिश्नर अनंत ध्रुवे को उम्मीदवार बनाया, तो इंदौर में बीजेपी ने हाई कोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पमित्र भार्गव को टिकट दिया। वहीं प्रहलाद पटेल और मीना जाटव ऐसे नाम हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैसे उम्मीदवारों को उतार सकती है। हमारे यहाँ सामूहिकता के आधार पर हम काम करते हैं, इसलिए हर प्रकार से, हर एंगल से मंथन करने के बाद जो कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दी है, मैदान में उतर गए। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। हम 10 तारीख को बूथ विजय संकल्प के साथ मैदान में उतर गए थे। हर बूथ को जीतने का हमारा अभियान आज से नहीं, माननीय मुख्यमंत्री भी मैदान में उतरे थे, मैं भी मैदान में उतरा था, हर लोग मैदान में उतर गए थे। उम्मीदवारों के चयन में बीजेपी का अपना फॉर्मूला है तो कांग्रेस का अपना क्राइटेरिया। उसने विधायकों को निकाय चुनाव में उतारा है, कांग्रेस ने सर्वे को ही प्राथमिकता दी। यानी कांग्रेस का फंडा साफ है, वो अगले साल होने वाले चुनाव में भी इसी प्रक्रिया को आधार बना सकती है। नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो क्राइटेरिया बनाया था, जिस तरीके से हमने देखा है कि हर जगह पर हमने योग्य उम्मीदवार ढूंढा है जो जनता के बीच लगातार कार्य करते हैं, उन उम्मीदवारों को हमने चयन किया है और उन्हें ही हमने प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा चुनाव में भी माननीय कमलनाथ जी का जो क्राइटेरिया रहेगा और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा सर्वे के आधार पर हम टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसी आधार पर हम विधानसभा चुनाव के भी प्रत्याशियों की घोषणा इसी तरीके से करेंगे। बीजेपी की मेयर कैंडिडेट्स की लिस्ट कहीं ना कहीं पार्टी में नई रीति नीति को अपनाने की भी एक कवायद दिखती है। बीजेपी का संदेश साफ है कि परिवारवाद को किसी भी कीमत पर जगह नहीं मिलेगी, फिर चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव में भी टिकट बांटने का यही फार्मूला अपना सकती है। इधर कांग्रेस के सामने चुनौतियां बरकरार हैं, अभी उसे परिवारवाद जैसे आरोपों से उबरने का फार्मूला खोजना है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है निकाय में लाइन सेट। सर, ये जो लाइन सेट करने का काम है ना, ये बड़ा कठिन काम है। आप और हम अपनी पूरी जिंदगी लाइन सेट करने में लगे रहते हैं और उसके बाद भी कई बार दुखी होकर किसी कोने में बड़बड़ाते हैं कि सेट नहीं हो पाई साहब लाइन। और चुनाव के पहले की लाइन सेट करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि सभी संतुष्ट भी हों, जो संभव ही नहीं है। किसी का दिल न टूटे, जो संभव ही नहीं। कोई दुखी होकर घर ना बैठ जाए, जो संभव ही नहीं। तो संभव क्या है? संभव एक ही चीज़ है कि दिल भी टूट जाए, दुखी भी हो जाए, परेशान भी हो जाए, आरोप भी लगा दें, लेकिन जिस कैंडिडेट पे भरोसा जताया है वो जीत जाए। लेकिन आपने सुना कि कई बार प्राण जाए पर वचन न जाई की नीति भी होती है। और जिस तरह से जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी कह रहे थे कि कुछ एक जगहों पर तो हमने देखा, मेरे प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हैं और इधर मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, तो हमने कहा हार भी जाएं तो कोई समस्या नहीं है, पराजय हो जाए, लेकिन जो हमारा नियम है वो नियम बना। और बीजेपी ने इस नगरीय निकाय के महापौरों के चयन में तो कम से कम इसे दिखाने की पुरजोर कोशिश की है। उसने जिन कैंडिडेट्स को चुना है उसमें परिवारवाद का आप आरोप ढूंढ ढूंढ के, खुर्दबीन ले के, बहुत नज़र डालने पर भी आप उठा नहीं सकते। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि कांग्रेस की तुलना में कुछ जगह उसके कैंडिडेट जो हैं
वो या तो बराबरी की क्षमता के हैं या कुछ जगह थोड़ा सा आप कह सकते हैं 19-20 भी है। लेकिन बीजेपी ने इसकी भी परवाह इस चुनाव में नहीं की है और उसी की बात जेपी नड्डा कहते हुए भी नजर आ रहे थे। ये फार्मूला एक सीमित क्षमता के साथ इसलिए ज़रूरी है कि पूरा तो आप नहीं कर सकते, राजनीति है, विनेबिलिटी का फार्मूला है, लेकिन आप अगर ये करते हैं तो आपका कार्यकर्ता खुश होता है। अब ये बताएगा कि नगरीय निकाय के इस चुनाव में क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ता को खुश कर पाई है, क्या उसके मन में कोई पीड़ा नहीं है, और जो कार्यकर्ता 2023 में अपनी संभावना देख रहे हैं क्या वो उम्मीद से भरे हैं कि परिवारवाद का क्राइटेरिया पीछे हुआ है, योग्यता का क्राइटेरिया आ गया है, बड़े बड़े नेताओं की सिफारिशें ढेर हुई हैं नगरीय निकाय के चुनाव में। ये 2023 बताएगा। आज इसी पर हम बात करेंगे कि लाइन तो सेट हुई है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी, बहुत स्वागत करता हूं। अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के और प्रवक्ता हैं, उनका मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों के बाद रजनीश जी के दर्शन हो रहे हैं, तो बहुत प्रदेश मंत्री बीजेपी और प्रवक्ता का धर्म तो पूरी ताकत से वो निभाते ही हैं, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूं और अच्छा लग रहा है उनसे मुलाकात करके अब इसी माध्यम पर। संदीप जी, किस तरह देखते हैं आप, जिस तरह से बीजेपी, जेपी नड्डा साहब की बात भी हमने सुनी, उन्होंने भी जिस दमखम से कहा कि बीजेपी ने जो तय किया है वो उस पर अडिग रहेगी, अविचलित रहते हुए आगे बढ़ेगी। किस तरह आप देखते हैं महापौरों के चुनाव को, अगर बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टैक्ट्स में मैं ये सवाल आपके सामने रखूं? शरद जी, राजनीतिक दल जो कहते हैं अगर वो करते हैं तो जनता के बीच और कार्यकर्ता के बीच एक संदेश तो जाता है, सकारात्मक होता है। जैसा आपने कहा कि बीजेपी ने एक लाइन सेट कर ली है अपनी, वो परिवारवाद से हट के लोगों को टिकट देगी, उस दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें नुकसान भी हो जाए तो भी हमें परवाह नहीं, उदाहरण भी दिए थे उन्होंने। और अगर उन्होंने ये किया है जो अभी दिख रहा है महापौर की उम्मीदवारी में, तो कम से कम वो कार्यकर्ता उत्साहित होता है जो महत्वाकांक्षा लेके चल रहा है। राजनीति में हर व्यक्ति महत्वाकांक्षा लेके आता है, लेकिन अगर बड़ा नेता या पार्टी का अध्यक्ष जो चीज़ कहता है वो बात अगर नज़र आने लगती है तो लोगों को भरोसा होने लगता है, और कार्यकर्ता में अगर भरोसा बढ़ता है तो मुझे ये लगता है कि उम्मीदवार फिर कोई भी हो वो ज़्यादा उत्साह से चुनाव लड़ता है, क्योंकि उसे ये उम्मीद जाग गई है, वो नहीं तो उसके करीबी नेता को एक मौका मिल सकता है आने वाले समय में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब्बास हफीज़ साहब, आपके यहाँ भी इस बार काफ़ी रस्साकशी रही है, लेकिन बहुत जोखिम उठाने से बचती हुई भी नज़र आई है कांग्रेस, जो उसकी नज़रिए से, उसके दृष्टिकोण से बिल्कुल मुफीद भी हो सकता है। बहरहाल मसला आपकी पार्टी का नहीं, बीजेपी का है, जिस पर हम आज यहाँ बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने जोखिम उठाकर भी इस बार उम्मीदवार चुने हैं और परिवारवाद की लाइन को पीछे छोड़ा है। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है परसेप्शन बनाना शरद जी, कि ये कह देना कि परिवारवाद से हम ऊपर आ चुके हैं और हम परिवारवाद के हिसाब से टिकट नहीं बांटेंगे, ये भाजपा का कहना है, प्रचार है। हकीकत बहुत इससे अलग है। अगर आप देखें तो 4 से 5 मंत्रियों के जो परिवार के लोग हैं वो जिला पंचायत के चुनाव के अंदर अपने अपने क्षेत्र में है। माननीय मंत्री विजय शाह जी का तो बयान भी मौजूद है कि जो जिताओगे वो जीत के रहेगा, उसे कौन रोक सकता है। उनके खुद के पुत्र लड़ रहे हैं चुनाव, तो ऐसे सतना के अंदर भी लड़ रहे हैं, इधर उधर बहुत सी जगह। जैसे गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, उनके भाई को वो निर्विरोध भाजपा के समर्थन से जिता चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य बना चुके हैं। आपकी मांग ये है कि जहां सिंबल से चुनाव नहीं हो वहां भी परिवारवाद नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से बस इतना कहना है कि ये बेकार के दावे करना सही नहीं है, जब जिसकी सच्चाई से बहुत दूर है। परिवारवाद अगर नेता पुत्र कांग्रेस पहले से कहती आई, सक्रिय है, सक्रियता में है, वो अपना काम कर रहा है, तो ऐसे किसी को तो आप अधिकार नहीं मान। लेकिन भाजपा आरोप लगाती आई है उससे, तो भाजपा को क्या हो गया है आज कि भाजपा ये कतनी और करनी में क्यों अंतर आ गया है? आपकी आइडियोलॉजी आप बताते हैं कि ये है, करते कुछ और हैं। ऐसे ही जेपी नड्डा जी का भाषण चल रहा है, कविता पाटीदार जी निर्वाचित हो रही हैं, उनको नॉमिनेट हो रही हैं राज्यसभा के लिए, वहाँ परिवारवाद की डेफिनेशन अलग हो जाती है। ठीक है, पिताजी मंत्री थे लेकिन कविता जी ने बहुत काम किया। हम भी तो यही कहते थे शुरू से कि जो लोग काम कर रहे हैं वो काम करेंगे। और हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा विषय यह है कि बहुत सारे युवा चेहरे रहे। हमारे कमलनाथ जी ने युवा मंत्रिमंडल भी दिया, और आज युवा मैदान के अंदर हमने पहले ही दिए, सर्वेस के आधार पर युवा हों, कुछ तजुर्बेकार हों, सब है। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है शरद जी, चेहरा खत्म हो चुका है भरोसे का।
क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ गई है कि कोई भरोसामंद चेहरा नहीं मिल रहा है, इसलिए पूरे चेहरे बदले जा रहा है, या तो कहीं और से लेके आया जा रहा है किसी और पार्टी से, या फिर अपने एक नए कार्यकर्ता को कोई पहले से प्रशासनिक नौकरी के अंदर रहा हो ऐसे किसी को लाके खड़ा किया जा रहा है, या कोई महाधिवक्ता उनके रहे हों जो उनसे जुड़े हुए हों। ऐसे लोगों को तो भाजपा के पास जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है उसके लिए ये बातें की जा रही हैं कि ये क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है। मेन क्राइटेरिया जनता की नज़रों का हो गया है कि जनता नहीं पसंद कर रही है। आप ये मानते हैं कि वही जो कहा जाता है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और लोकतंत्र में सरकार वही जो जनता मन भाए, तो ये सारे क्राइटेरिया बहुत मायने नहीं रखते, ये कहना है आप? देखिए, हर पार्टी का, आपसे इससे पहले भी चर्चा हुई, आपने भी कहा कि विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है कि कौन लोकप्रिय है, और हमारे सर्वेज ने उन लोगों के नाम सामने लाके रखे जो लोकप्रिय है और लोकप्रियता के आधार पर टिकट दिए। चलिए मैं आता हूँ दूसरे दौर पे, इस पे और डिटेल में कोशिश करूँगा कि कुछ सवालों के साथ हम सामने आए। रजनी जी, आपने सुनी हमारे दोनों इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, सीनियर जर्नलिस्ट, और आपके साथ ही आपके काउंटर पार्ट अब्बास हफीज़ साहब की भी बात, किस तरह देखते हैं? बीजेपी की एक साफ लाइन सेट हुई है, ऐसा समीक्षकों का मानना है। इस चुनाव में, ख़ासतौर से नगरीय निकाय के चुनाव में, महापौरों के चयन में तमाम दबावों को भी दरकिनार करने की कोशिश हुई, ऐसा भी समीक्षा का सिरा कहता है। आप किस तरह इसे देखते हैं, और अपने साथी, कांग्रेस के साथी की राय पर भी आपका क्या नज़रिया है? एक तो सबसे पहले बंसल न्यूज को धन्यवाद, और आपको धन्यवाद कि आपने एक उम्दा विषय लोकतंत्र के लिए नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से चुना है। निश्चित तौर पर इस पर भी बात होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल कहते हैं वो कितना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो व्यवहारिक तौर पर उनका जनता के मापदंडों पर कितना खरा उतरना होता है, तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी होती है। इसलिए मैं बंसल न्यूज को बहुत धन्यवाद इसके लिए देता हूँ। निश्चित तौर पर ये आज जो बात नड्डा जी के संदर्भ में कही जा रही है, केवल मात्र इतनी नहीं है। आपको पता होगा, जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद तक लगातार इस बात के हम हामी रहे हैं कि वंशवाद नहीं चलेगा। लोकतंत्र में वंशवाद एक प्रकार का नव सामंतवाद है, और जब हमने लोकतंत्र स्वीकार किया है तो इसमें राजनीतिक दल के नाते, क्योंकि हमने लोकतंत्र में पार्टी आधारित लोकतंत्र स्वीकार किया, दलीय लोकतंत्र स्वीकार किया, तो दल में कितने लोगों की भागीदारी हो सकती है? अधिकतम लोगों की भागीदारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 2 बार लगातार नहीं रह सकता। कुल मिलाकर 6 साल से ज्यादा हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। ये हमारा नियम है, और नीचे से लेकर ऊपर तक का नियम है। इसीलिए उसी आधार पर नगरीय निकाय के प्रत्याशियों का भी चयन, समाज के हर वर्ग के लोगों का चयन, हर प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों का चयन, क्योंकि जब हम सुशासन देने की बात करते हैं, योजनाओं के बनाने की बात करते हैं, उनकी क्रियान्वयन की बात करते हैं, तो जिस समाज के लिए हम कर रहे हैं, जिस नगरीय निकाय के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो इनपुट, समाज का वो फीडबैक, समाज में वो जो हमें आगे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए जो क्षमता और योग्यता के साथ में पूरे के पूरे समाज का भागीदारी चाहिए, तो वो मिलती है। तो इसीलिए कोई वकील है, कोई व्यापारी है, कोई गृहिणी है, कोई राजनीतिक अनुभव के साथ में, लंबे समय के साथ में, इस प्रकार का सब प्रकार का समुच्चय है। आने वाले समय में देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी तो उस स्तर पर, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद हम और आप इस बात विषय पर चर्चा करें कि समाज के सामान्य तौर पर जो हम समविचारी हैं, भले ही राजनीतिक नहीं होंगे, हम गैर राजनीतिक लोगों को भी अपनाकर ऐसे तमाम पदों पर बैठाने का काम करेंगे, ताकि एक अच्छी व्यवस्था जिसकी आदर्श कल्पना कभी की गई होगी दार्शनिक राजनेताओं द्वारा, वो उस पर चलने का काम भी हम करेंगे। समरस होकर समाज के साथ में बढ़ने का काम करेंगे। समाज हमें अपना रहा है, हर वर्ग, जाति, पंथ, मत मतांतर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, तो उनके लिए नीतियों का बनना, नीतियों का, योजनाओं का क्रियान्वयन होना, 100% होना, उनकी भागीदारी के साथ होना, ये हमने करके दिखाया है। और आपने, संदीप पौराणिक जी ने जो विश्लेषण किया है, मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस लाइन पर और बढ़ने की जरूरत है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं रजनीश, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ इसको कि कहीं वो विचार तत्व पार्टी के भीतर उठा तो होगा, जिसका जिक्र ये युवा राजनेता हमारे बीच कर रहे हैं कि शायद 1 दशक के भीतर बीजेपी ऐसे चेहरों को भी उठाए कि जिनका कहीं कोई जिक्र ना हो, और वो अराजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हों, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हों बिल्कुल, और वो चेहरे भी नगरीय निकाय में या विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में या राज्यसभा में पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए
इन स्थानों पर आ सकते हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। बलाल, आप सवाल पूछ रहे हैं। मनोज सैनी जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर भी जुड़ गए। रीवा के जिला पंचायत सूची, जो समर्थन की सूची जिला अध्यक्ष महोदय भाजपा ने जारी करी, उसमें एक सवाल इतना सा, आपने परिवारवाद से, वंशवाद से बड़ी सारी बातें करी कि राहुल गौतम जी, हीरालाल पटेल जी, ये कौन लोग हैं? क्या ये गिरीश गौतम जी के और आपके एक और नेता के पुत्र हैं? क्या इनको चुनाव के मैदान में उतारा गया है? तो ये सारी चीज़ें एक पूर्ण विराम लगा देती हैं इतनी अच्छी अच्छी बातों के ऊपर। ये आप सूची जब प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपकी तरफ से भी ये बातें आनी चाहिए। आपके यहाँ से कोई बंदिश है नहीं। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो सक्रियता में होगा उसको रोक दिया जाएगा। ये लोग कहते थे, ये बहुत आरोप लगाते थे। रजनीश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? कुछ सेकंड्स में एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मनोज जी की तरफ से। अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैंने कोई अभी सूची देखी नहीं है, इसलिए केवल राजनीतिक दल के नाते कोई टिप्पणी करूं उचित है। लेकिन हाँ, मैं एक बात दोहराता हूं, वंशवाद को लेकर, परिवारवाद को लेकर कोई कंप्रोमाइज सूची नहीं देखी आपने? मैं भेज दूं यहाँ पर, बंसल न्यूज को चला देंगे वो। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ मैं आपको भेज देता हूँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंबल आधारित राजनीति में, जहां आप सिंबल से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी देखिए, ये बात आपकी अपनी इन्होंने जगह। सिंबल पे भेजी है वो सूची जी, भाजपा के लेटर हेड पे भेजी है सूची जी, मैं रजनीश जी को भेज दूंगा। जी, चलिए आप देख लीजिए। मनोज जी, जिस तरह से हम ये विषय यहाँ रख रहे हैं कि इस बार बीजेपी ने दबावों को भी दरकिनार करने की कोशिश की है और उसके लिए निश्चित तौर पर पार्टी फोरम के भीतर भी आलोचनाओं का सामना पार्टी ने किया होगा और बहुत सारे नेता इससे असहमत भी हो सकते होंगे कि चुनाव में इस तरह की नियमावली बनाकर उतरना जोखिम भरा है और आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमारे पास ऐसे कैंडिडेट हैं जो, या आप कह लीजिए कि क्योंकि क्राइटेरिया कांग्रेस को भी दुखी करता है, जब कमलनाथ कहते हैं कि उसी वार्ड का होगा प्रत्याशी तो इस्तीफों की झड़ी लग जाती है। दरअसल नियम हम चाहते ही नहीं हैं। हम जब भी ऊपर से नियम हमारे ऊपर आते हैं तो भारत में ये बड़ी कठिनाई है, आलोचनाओं का समंदर बिल्कुल लहराने लगता है। किस तरह से आप देखते हैं, बीजेपी की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, कि जब ये फैसले महापौरों के प्रत्याशी चयन के हुए, आपने उस दबाव को बहुत करीब से देखा होगा, क्योंकि पूरे समय आप इस पूरी प्रक्रिया में एक वरिष्ठ पत्रकार की तरह बराबर बीजेपी कार्यालय का एक रिपोर्टिंग का हिस्सा रहे हैं। जी मनोज। जी मनोज। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नवाचार भी करती है और कुछ चुनौतियां को झेलने की क्षमता भी दिखाती है और शायद इस बार की जो 16 लोगों की सूची है उसको देखकर तो यही कहा जाएगा कि जो क्राइटेरिया तय किया गया था भारतीय जनता पार्टी उसी पर बढ़ी। अभी तत्काल में ही ग्वालियर से सुमन शर्मा का नाम सामने आया। लंबी जद्दोजहद चली, बहुत तेजी के साथ ये बात कही जा रही थी कि माया सिंह ही चुनाव मैदान में होंगी, लेकिन अंतिम दौर तक ये प्रयास चलता रहा, पर वो भी एक तरह से कहा जाए तो सफल नहीं हो पाया और सफल वही हुआ जो नड्डा कहकर गए थे। सुमन शर्मा एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो पहले जुड़ी रही है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उनका ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो बतौर महापौर, लेकिन बीजेपी ने एक नया चेहरा चुना और वो दिखाई दे रहा। बात प्रहलाद पटेल की आज की ही कर लीजिए। प्रहलाद पटेल से जब मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मैं दूध बेचता हूँ, मैं सब्जी का ठेला लगाता हूं, लेकिन मुझे भी नहीं पता था और आपको जानकर आश्चर्य होगा शायद कि वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में टहल रहे थे और जब सूची जारी हुई, उनका नाम सामने आया तो जो लोग सूची जारी कर रहे थे वो भी नहीं जानते थे कि ये चेहरा है। जब मैंने उनको पकड़ा तो मैंने उनसे पूछा तो बताया बल्कि मैंने कि यही प्रहलाद पटेल है, तो मैं खुद भी आश्चर्य में पड़ गया। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। इसमें कई जगह चुनौती है, बीजेपी के अंदर खानों में ये चर्चा भी चल रही है कि 4 से 5 सीटें ऐसी है जिस पर जोखिम लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ इसलिए कि नवाचार भी हो सके और जो परिवारवाद की बात मनोज, की एक जा रही सवाल थी। मेरे मन में आता है, क्या ये आम आदमी की आवाज को पकड़ने की कोशिश है? अब तक ये दावा आपकी तरफ से होता रहा है। बीजेपी भी ये चीज समझ रही है कि आपको आम आदमी की तरफ से जो आवाज आती है, जो रजनीश जी ने अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हो सकता है 1 दशक में आपको बीजेपी में एक निश्चित प्रतिशत में, ये हमारा अनुमान है कि एक निश्चित प्रतिशत में आपको कॉमनर दिखे, लेकिन आपने तो तुरंत मुहर भी लगा दी कि एक सब्जी बेचने वाले और एक दूध बेचने वाले व्यक्ति जिनको स्वयं बीजेपी में कोई नहीं जानता, वो महापौर के प्रत्याशी हो गए। जी बिल्कुल ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब हमने उनसे बात कर रहे थे तो मेरे साथ तमाम मीडिया के लोग भी थे। चूंकि हम लगातार 2 दिन पहले से हमें ये जानकारी थी कि शायद प्रहलाद पटेल चुनाव मैदान में होंगे,
तो उनके लोग संपर्क साधे बंसल न्यूज़ से, इस मार्फत मैं उनको समझ पाया था कि शायद यही प्रहलाद पटेल है। तो वो जैसे ही दिखे, पर ना लोग समझ पा रहे थे, ना भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। जब हमने इंटरव्यू कर लिया तब लोगों ने कहा कि ये प्रहलाद पटेल है। तो ऐसे चेहरे सामने आए। जैसे हम मुरैना की बात करें, वहाँ एक जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता उसको टिकट दे दिया। तो निश्चित रूप से जो रजनीश जी ने भी कहा, और ये तैयारी शरद जी वर्तमान की नहीं है, 2023 की तस्वीर है, उसके बाद 24 भी सामने आने वाला है। तो बीजेपी उस लाइन पर चल पड़ी है, वो चैलेंज भी लेना चाहती है, वो चुनौती भी लेना चाहती है। और इसको लेकर एक बड़ा जोखिम आप देखिए यहाँ भी उठाने को देखने को मिला, जब परिवारवाद से दूर होकर मालती राय पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव लगाया। लेकिन पहले विधायकों से ये पूछा गया कि आप जिता देंगे, पर हम परिवार को टिकट नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा परिवार को टिकट मत दीजिए, पर एक ऐसी कार्यकर्ता को दे दीजिए। फिर कार्यकर्ता को चुना गया, 2 बार हारी वो चुनाव, लेकिन जब ये वादा करवा लिया विधायकों से तो फिर उसको टिकट दे दिया गया। तो बीजेपी ने इस बार बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया है। उसमें कई जगह जोखिम भी दिखाई देने वाला, जैसा मुझे समझ आ रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सूची को, तो कुछ जगह तो निश्चित रूप से जोखिम सामने आएगा भी, वो दिखाई भी दे सकता है। हालांकि बीजेपी का अपना संगठन है। बिल्कुल संदीप जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आकाशवाणी आरंभ हुई देश की आज़ादी के बाद, तो सुमित्रा नंदन पंत, तमाम तरह के बड़े चेहरे, संगीतकार, ये सारे लोग गए, बड़े अमीर अली खां साहब और ये तमाम शख्सियतें। राजनीति में भी उस दौर में आप देखेंगे तो बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, चाहे पार्टी कोई भी हो, जनसंघ की बात कर लीजिए या फिर आप तमाम कांग्रेस की बात कर लीजिए, सब जगह एक शुचितापूर्ण राजनीति थी। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी अगर ये पहल करती हुई दिख रही है हमें, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि राजनीतिक दलों का काम सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन में बदलना नहीं है, उनका ये भी काम है कि राजनीति में वो आम आदमी के चेहरे को भी जीवित रखें और साथ ही ये भी बताएं कि मूल्य, शुचिता और भेदभाव जो है राजनीति में, या परिवारवाद है या इन्फ्लुएंस चलता है, उससे हटके भी डिसीजंस हो। जी शरद जी, ये बात सही है कि नए चेहरों को और अनजान चेहरों को, जैसे मनोज जी कह रहे थे, अगर अनजान चेहरों को उठा के आप महापौर जैसा टिकट देते हैं तो आप ये मान लीजिए कि उस इलाके कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह होगा, और नया संदेश जाता है कि पार्टी ऐसे लोगों को भी मौका देती है। और ये बात बिल्कुल सही है, जब नए लोग आते हैं तो राजनीति की धारा और दिशा भी तय होती है। शरद जी, मुझे ऐसा लगता है अगर नए लोग, साफ सुथरे चेहरे और ऐसे तबके से लोग आएंगे जो राजनीति में या पदों पर नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले दौर में राजनीति बदलेगी और बीजेपी जो कर रही है उसका अनुसरण भी राजनीतिक दलों को आगे करना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल। और मुझे स्वर्गीय जो बीजेपी के नेता हैं ईश्वरदास रोहाणी जी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये भी दावा किया था कि आडवाणी जी भी इसके समर्थक थे कि कम से कम 15% टिकट भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि वो इंटेलेक्चुअल्स को दे। और इस चुनाव में हमने देखा है कि डिप्टी कमिश्नर भी एक शामिल हैं जो एक नगर पालिका का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वहाँ से जो नगर निगम आती है वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको मौका दिया। आपके यहाँ भी ये परंपरा रही है अब्बास हफीज़ साहब, एक जो आपकी पार्टी के विधायक थे, बाद में उन्होंने परिवर्तन कर लिया, लेकिन उनको यही उनका कहना था। जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे अचानक दिवाली के 2 दिन पहले 2018 में फ़ोन आया कि आप तैयारी करिए चुनाव की। मुरलीधर पाटीदार को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने चौंका देने वाला टिकट दिया था, जो शिक्षाकर्मी और अध्यापक संवर्ग के नेता थे, और वो जीत कर आए थे। नए साफ सुथरे चेहरे कई बार जीत की गारंटी होते हैं, हमेशा नहीं कहूँगा मैं। जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप हमारी इस बार की सूची भी देखें तो श्रेया खंडेलवाल कटनी से महापौर प्रत्याशी बनाई गई। वो एक बार मैंने उनको सिर्फ देखा पीसीसी कार्यालय के अंदर, युवा कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हैं वो, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनको ये प्रत्याशी बना के मौका दिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ के जो छिंदवाड़े के अंदर बनाएगा वो भी युवा कांग्रेस से हैं। तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हमारे भी हैं, इनके भी हैं, और ऐसे चेहरों को मौका मिलना चाहिए जो एक जज्बा रखते हैं, जो एक जोश रखते हैं, जो अपने क्षेत्र को परिवर्तन की तरफ ले जाना चाहते हैं। और जब जितना ये होगा तो मुझे उम्मीद है कि राजनीति और भी खूबसूरत होगी आगे, और लोकतंत्र मजबूत होगा। हम तो उम्मीद करते हैं रजनीश जी को इस बार छोड़ा है, 2023 का जरूर मौका दे पार्टी इनकी, ये भी एक उभरते हुए चेहरा है।
आप लेकिन खुद को क्यों छोड़ मूल रहे हैं? भाजपाइयों को छोड़ देने, तो आप मेरी दोनों पार्टी को तो देखना मुझे चाहते देखेगी, पर इनके इधर हमारे भी कुछ लोग चले गए हैं तो वो इनका अधिकार मार लेते हैं, तो वो जी। उससे कार्यकर्ता जो है हताश भी हो जाता है थोड़ा। हम तो चाहते थे कि महापौरों के चुनाव में आप दोनों बिल्कुल मुफीद हैं, जहां से भी पार्टी आपकी रिस्पेक्टिव पार्टीज आप लोगों को चुनती तो मजा आता, हमारी सीट आनंद तो आता। आरक्षित हो गई थी, जी रजनीश जी को जरूर जाना जी चाहिए। रजनी जी कंक्लूडिंग रिमार्क, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की, कुछ अंदर खाने की इस तरह की कुछ सकारात्मक खबरें हो तो शेयर करिए। और जी जी देखिए, धन्यवाद। महापौर के लिए मेरी बात जो आप कह रहे हैं, मैं तो गांव का आदमी हूँ और हमारे यहाँ सरपंची का चुनाव हो रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों की, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जो जिसको मांझने की बात कहते हैं, मांझने की प्रक्रिया का करने का काम राजनीतिक दलों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दलीय लोकतंत्र स्वीकार किया है। तो हमें नवाचार भी हमें करना पड़ेंगे, पहल करना पड़ेगी। कैसे अच्छे लोगों की भागीदारी, सब समाज की भागीदारी हो सकती है, नए लक्ष्यों के लिए बढ़ने की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है हमने 2014 के चुनाव में कलाकार, साहित्यकार, तमाम प्रकार के बुद्धिजीवियों को लोकसभा का टिकट दिया था, खिलाड़ियों को। ऐसे आप देखेंगे हर क्षेत्र में जो समाज जीवन के विविध क्षेत्र हैं, वहां से हमने प्रत्याशी बनाने का काम 2014 में किया था। तो हमने फिर नगरीय निकाय के माध्यम से अलग अलग तौर पर भी करने का काम किया। लेकिन एक बात है, विचारधारा से समझौता नहीं होगा, संगठन निष्ठा से समझौता नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से समझौता नहीं होगा, कार्यकर्ता भाव से समझौता नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, तो कितना भी सामान्य कार्यकर्ता क्यों ना हो, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और ये कोई, मुझे लगता है, कोई संदेह में भी ना रहे और ये समझने की भूल भी ना करे। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है। संदीप जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। राजनीति में इसके जोखिम बहुत होते हैं, अब उस फैक्टर को भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बीजेपी ने ये जोखिम उठाया है, लेकिन मुझे लगता है इन जोखिमों के पार राजनीति की वो साफ सुथरी संभावनाएं हैं जिनको जोखिम उठाकर ही पूरा किया जा सकता है। स्वाभाविक सी बात है शरद जी, अगर आपको कोई नई दिशा तय करनी है या शुचिता लानी है, कुछ भी नया करना है, तो आपको जोखिम तो लेना ही होगा। आप देखते हैं कि अगर बॉल आ रही है और आप दिमाग में लेके चल रहे हैं कि छक्का मारना है, तो जोखिम लेंगे तभी तो छक्का होगा। हो सकता है आप कैच आउट भी हो जाएं, लेकिन जोखिम लेके ही तो आप कुछ पार पा सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात की। और चुनाव सिर्फ जीतने का ही एक हेतु नहीं है। ये सही बात है कि बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म है वो बड़े चेहरों से सफल होती है, लेकिन ये बड़े चेहरे भी तो कभी कोई नहीं पहचानता था इन चेहरों को। तो आप इन चेहरों को अगर सिर्फ इसलिए मौका नहीं देंगे कि साहब आपका चेहरा अभी इतना बड़ा नहीं है कि लोग वोट कतार लगाकर आपको वोट दें, तो फिर क्या होगा उन युवा चेहरों का या उन पार्टी कार्यकर्ताओं का जो लगातार पार्टी के लिए प्राणपण से काम करते रहे और जिनके भीतर अनंत संभावनाएं भी हैं काम करने की। वो राजनीति को बहुत तरीके से शुचितापूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको रोक सिर्फ इसलिए दे जाता है कि उनका बड़ा चेहरा नहीं है, उनके पीछे कोई बड़ी सिफारिश नहीं है, और दूसरा चुनाव के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है शायद वो भी उनके पास नहीं है। बीजेपी इस तरह के फैसले लेकर निरंतर आगे बढ़ती है, परिणामों की परवाह किए बिना, सीमित संख्या में, क्योंकि लोकतंत्र में आप असीमित जोखिम उठाने की स्थिति में कभी नहीं होते हैं, लेकिन हर पार्टी ये जोखिम एक सीमित संख्या में ज़रूर उठा सकती है। और हो सकता है कि कल यही चुनावी राजनीति का एक बड़ा मंत्रा भी बन जाए। बहुत शुक्रिया रजनी जी, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज़ साहब, बहुत धन्यवाद करता हूं मनोज जी, बहुत धन्यवाद करता हूं संदीप जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, राहुल पर राजनीति। नमस्कार।